हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए विषय विज्ञान का 2024 का मॉडल पेपर। ये पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है। पूरे पेपर को इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आइए, परीक्षा के अंदर समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 80 अंक का। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश इस प्रकार रहेंगे। पहला निर्देश रहेगा, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। जो पेपर मिलेगा उस पर अपना रोल नंबर लिखना है। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। दोस्तों, एक प्रश्न पत्र मिलेगा जिसमें प्रश्न दिए हुए होंगे, उनके उत्तर एक अलग से उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, वहाँ पर उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। चौथा निर्देश है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जैसे किसी प्रश्न में 10 प्रश्न हैं, उन सभी के उत्तर नंबर लगा के प्रश्न संख्या 1, इस तरह से उसके आंतरिक खंड के जो प्रश्न हैं कै खे गे घे या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उन सभी के उत्तर एक जगह पर ही लिखने हैं, अलग अलग नहीं लिखने। पांचवा निर्देश है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो वहाँ पर नंबर डालेंगे कि इस प्रश्न का ये उत्तर है, नहीं तो एग्जामिनर आपके उत्तर को चेक नहीं कर पाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। खंड ए के अंदर हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है जिसके अंदर 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 4 उत्तर दिए हुए हैं प्रत्येक प्रश्न में, उनमें से एक उत्तर सही है। उस उत्तर का प्रथम क्रमाक्षर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, आप देखते जाइए। पहले प्रश्न का पहला, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। 4 उत्तर दिए हुए हैं। 1 अंक का प्रश्न है। ए वाल्व, ब निलय की दीवार, से आलिंद की दीवार, द उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। ए कोशिका काय में, ब तंत्रिकाक्ष पर, से द्रुमाशय पर या द कोशिका द्रव्य में। तीसरा प्रश्न है, मानव में मस्तिष्क का कार्य है। ए सोचना, ब संतुलन बनाना, से हृदय स्पंदन या द उपरोक्त सभी। पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न है, RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। 4 उत्तर दे रखे हैं। ए गोल हरा, ब झुर्रीदार पीला, से गोल पीला, द झुर्रीदार हरा। 5वां प्रश्न है, आपतन कोण I का मान होता है। ए परावर्तन कोण से ज़्यादा, ब परावर्तन कोण के समान, से परावर्तन कोण से कम या द उपरोक्त सभी। दोस्तों, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंदर हैं। 15 प्रश्नों के उत्तर पूरे एक साथ उत्तर तालिका बनाकर दिए हुए हैं। छठा है, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा करता है। ए कॉर्निया, ब परितारिका, से रक्तक पटल या द श्वेत पटल। पहले प्रश्न का 7वां है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। ए 1 वोल्ट, ब 2 वोल्ट, से 3 वोल्ट, द 4 वोल्ट। 7वां प्रश्न, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ए चालक तार की लंबाई पर, ब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, से उपर्युक्त दोनों पर या द उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है।
ए अपचयन, ब संक्षारण, से विकृत गंधिता या द द्विविस्थापन। 10वां है पहले प्रश्न का 2CH3COOH प्लस Na2CO3, इससे क्या बन रहा है A प्लस H2O प्लस CO2। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक A है। एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, इसके अंदर एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। इस यौगिक का आपको नाम बताना है। 4 उत्तर दिए हुए हैं, 4 में से एक उत्तर सही है। ए CH3COO, ब 2CH3COONA, से C2H5OH, द CaCO3। पहले प्रश्न का 11वां है धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? ए ऋणायन का, ब धनायन, से धन आयन एवं ऋण आयन दोनों का, या द किसी भी एक का निर्माण कर सकती हैं। पहले प्रश्न का 12वां O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? ए ऑक्सीजन, ब ऑक्साइड, से ओजोन, द ऑर्गन। पहले प्रश्न का 13वां है दांतों का दंत क्षय pH मान कितना होने पर शुरू होता है? ए 5.5 से कम होने पर, ब 6.5 से कम होने पर, से 7.5 से कम होने पर, या द 8.5 से कम होने पर। पहले प्रश्न का 14वां प्रश्न है पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? ए अंडाशय, ब वर्तिकाग्र, से पुंकेसर, या द बाह्यदल। पहले प्रश्न का 15वां और अंतिम प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ए कठोर लोहे का, ब नर्म लोहे का, से किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है, या द नर्म एवं कठोर दोनों ही प्रकार के लोहे से नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों अब समय है इन 15 प्रश्नों के उत्तर देखने का और ये भी देखने का कि प्रश्नों के उत्तर किस तरह से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। दोस्तों इस प्रकार से उत्तर पुस्तिका में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आंतरिक खंड के प्रश्न कहलाते हैं। जैसे पहले प्रश्न में 15 जो प्रश्न हैं ये आंतरिक खंड के प्रश्न हो गए। इनको एक ही जगह पर उत्तर लिखना है, अलग अलग जगह पर, टुकड़े में नहीं लिखना। जैसे पहले प्रश्न के 5 प्रश्नों के उत्तर अलग लिख दिए, फिर आगे दूसरा प्रश्न के उत्तर दे दिया, फिर तीसरे का दे दिया, फिर पहले प्रश्न के, फिर बाकी के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस तरह नहीं, सब कहीं पर भी लिखें, दूसरे प्रश्न को पहले कर लें, तीसरे को कर लें, लेकिन जब भी किसी आंतरिक खंड के प्रश्न को करें उसके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह पर, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, इस तरह से लिखने हैं। पहले प्रश्न के उत्तर हैं पहले का जो ए सही है, दूसरे का ब, तीसरे का द, चौथे का से, पाँचवें का ब, छठे का द, सातवें का ए, आठवें का द, 9वें प्रश्न का ब, 10वें का ब, 11वें का ब, 12वें प्रश्न का से, 13वें प्रश्न का ए और 14वें का से, 15वें का ब सही है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दूसरे में लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये रिक्त स्थान कहते हैं। दूसरा प्रश्न प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व रिक्त स्थान है। तीसरा मादा में अंडाशय की संख्या रिक्त स्थान जोड़ी होती है। चौथा नल के जल का pH मान रिक्त स्थान होता है। पांचवा जल का अपवर्तनांक रिक्त स्थान होता है। छठा वोल्टमीटर को सदैव परिपथ में रिक्त स्थान में संयोजित किया जाता है। सातवां सभी हरे भरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है रिक्त स्थान कहलाते हैं। दूसरे प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर इस तरह लिख दिए हैं। दूसरे का पहला आएगा एमिलेस, दूसरे प्रश्न का उत्तर है फ्लोरीन, तीसरे का है 1, दूसरे प्रश्न के चौथे प्रश्न का उत्तर है 6.5 से 8.5, पाँचवा 1.33, छठा पार्श्व क्रम, सातवें का उत्तर है स्वपोषी। प्रश्न संख्या 3 अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। तीसरे में 10 प्रश्न हैं 1-1 अंक के। पहला दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए।
दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिक के सूत्र दीजिए। Mg और Cl2 ये तत्व हैं दो, इनके युग्म से, इनकी क्रिया से जो संयोजन होगा उनमें बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र देने हैं। तीसरा है हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? चौथा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पांचवा, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तीसरे का छठा है प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? सातवां, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? आठवां है मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। नौवां प्रश्न है क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? 10वां है पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। आंतरिक खंड के प्रश्न हो गए। ये प्रश्न 3 के सारे जो प्रश्न हैं वो आंतरिक खंड के प्रश्न कहलाएंगे। इनके उत्तर भी एक जगह पर ही लिखने हैं। तो प्रश्न 3 के उत्तर में पहले प्रश्न का उत्तर है लैक्टिक अम्ल, दूसरे प्रश्न का उत्तर है MgCl2, तीसरे का उत्तर है हीरे में कार्बन परमाणु सह संयोजी आबंध से आबंधित होकर दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाते हैं, इसलिए हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। चौथा है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। पांचवा, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है। छठा, प्लाज्मोडियम में जनन बहुखंडन के द्वारा होता है। तीसरे प्रश्न का 7वें का उत्तर है गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है, R = 2f। आठवां, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तीसरे प्रश्न का 9वां, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। 10वां प्रश्न का उत्तर है तीसरे प्रश्न का 10वें का उत्तर, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीव अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मृदा में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। खंड ब, लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 से 15 के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। शब्द सीमा 50 शब्दों की है। चौथा प्रश्न, यौगिक X और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। चौथे प्रश्न में प्रश्न पूछे गए हैं 3, यौगिक X को पहचानिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है अभिक्रिया का नाम लिखिए। तीसरा, इसकी अभिक्रिया लिखिए। चौथे प्रश्न के उत्तर देखेंगे तीनों प्रश्नों के। पहले प्रश्न के उत्तर है यौगिक X फेरिक ऑक्साइड अर्थात Fe2O3 है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है यह अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। चौथे प्रश्न के तीसरे प्रश्न का उत्तर है अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है Fe2O3 सॉलिड प्लस 2Al एल्यूमिनियम हो गया सॉलिड, 2Fe लिक्विड प्लस Al2O3 सॉलिड और ऊष्मा निकलती है। पांचवा प्रश्न है विकृत गंधिता को समझाइए। उत्तर, जब वसायुक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उनका ऑक्सीकरण होकर स्वाद तथा गंध बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, 4 प्रकार्यात्मक समूहों के नाम बताइए। पहला है कीटोन, दूसरा हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा अल्कोहल। 7वां प्रश्न है मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। 2 अंक का प्रश्न है। उत्तर, यकृत के अंदर मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है, इससे प्रोटोप्लाज्म स्कंदित हो जाता है। मेथेनॉल नेत्र की तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। प्रश्न संख्या 8, पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है। उत्तर, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में
बदल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया 6CO2 प्लस 12H2O। पर्णहरित सूर्य के प्रकाश में ये अभिक्रिया हो रही है। क्या बन रहा है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। पौधे कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर जैव प्रक्रम हेतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में संचित करते हैं। प्रश्न संख्या 9। सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? 2 अंक का प्रश्न है। उत्तर देखेंगे। सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, पहला, जन्म के समय से ही प्रारंभिक रहती है जो सामान्य वृद्धि है, और लैंगिक परिपक्वता में क्या होता है? यौवनारंभ के समय शुरू होती है। दूसरा, सामान्य वृद्धि में शरीर की लंबाई, भार, आकार एवं आकृति में परिवर्तन आते हैं, जबकि लैंगिक परिपक्वता में शारीरिक परिवर्तनों के साथ ही संवेदना में भी परिवर्तन आते हैं। तीसरा, लड़के एवं लड़कियों में सामान्य वृद्धि समान प्रकार से होती है, जबकि लैंगिक परिपक्वता में कुछ परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों में समान होते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन दोनों में अलग अलग होते हैं, जैसे लड़के के दाढ़ी, मूंछ एवं आवाज़ में भिन्नता। प्रश्न संख्या 10। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये नामांकित चित्र है, आपको बनाना है। नामांकित चित्र का मतलब नाम अंकित करते हुए चित्र। प्रश्न संख्या 11। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख बनाना है हवा से पानी में। जब प्रकाश की किरणें हवा से पानी में आती हैं तिरछी आपतन के साथ, तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाना है। आइए देख लीजिए किस तरह किरण आरेख बनाएंगे। ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं हवा से पानी के अंदर तिरछे। ये किरण आरेख हो गया है। प्रश्न संख्या 12। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है? उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की स्थिति अनंत पर बनती है। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर दर्पण के पीछे बनती है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, और प्रतिबिंब बनेगा P तथा F के बीच दर्पण के पीछे। प्रश्न संख्या 13। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं? उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। पहला गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती नहीं हैं। दूसरा गुण है ये काल्पनिक रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुवों से निकलती हैं एवं दक्षिणी ध्रुवों पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तीसरा गुण है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। चौथा गुण, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। पांचवा और अंतिम गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। प्रश्न संख्या 14। लघु पथन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब विद्युत में तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उनमें से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इसे लघु पथन कहते हैं। अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत उपकरण बहुत ज़्यादा गर्म होने पर उनमें आग लग सकती है या पूरे परिपथ में आग लग सकती है, जो कि भयंकर दुर्घटना का रूप ले सकती है। प्रश्न संख्या 15। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हों। उत्तर, दैनिक जीवन की पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां निम्न प्रकार हैं। पहली गतिविधि है लाइट के उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे इत्यादि को बंद करना। जब काम नहीं आ रहे हों तब इन्हें बंद कर देना चाहिए। दूसरी, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े, कागज व जूट के थैलों का उपयोग करना। तीसरा, आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना।
चौथा, जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय कचरे को अलग अलग डिब्बों में संग्रहित करना। खंड 6, प्रश्न संख्या 16, क्या होता है जब पहला, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है। जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाने पर क्या होता है। दूसरा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखें। 3-3 अंक के प्रश्न हैं। अब उत्तर, पहले का उत्तर है, जिंक धातु को नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाने पर अधिक अभिक्रियाशील जिंक धातु कम अभिक्रियाशील कॉपर धातु के लवण में से कॉपर को विस्थापित कर देगी, जिससे जिंक सल्फेट बनेगा तथा कॉपर सल्फेट का नीला रंग जिंक सल्फेट के कारण रंगहीन हो जाएगा। ये इक्वेशन है, अभिक्रिया है। Zn जिंक प्लस CuSO4, इससे बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर निकल रहा है सॉलिड। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जब जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाई जाती है तो जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे अम्ल से विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक प्लस H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे बन रहा है ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है और पॉपिंग साउंड के साथ जलती है। जब अभिक्रिया होगी तो एक पॉपिंग साउंड आएगी। ये अथवा वाले प्रश्न हैं, इनमें अथवा में प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रश्न जो आपको अच्छी तरह से आता है वो करना है, दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं। प्रश्न संख्या 16 में अथवा का प्रश्न है। ये एक प्रश्न हम पहले देख चुके हैं, ये अथवा के अंदर प्रश्न है। जो भी प्रश्न इनमें से आपको अच्छी तरह से आता है उसे आपको उत्तर देना है। तो अथवा का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया। 16वें प्रश्न का पहले का उत्तर देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ यानी एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोयले का दहन, C+O2 बराबर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर। विस्थापन अभिक्रिया, जैसा दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापित करना है, किसी को हटा करके उस जगह पर दूसरे को लाना। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक CuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो विस्थापित हो रहा है, इसके अंदर कॉपर विस्थापित हो रहा है, Cu विस्थापित हो रहा है और उसकी जगह पर जिंक आ रहा है। तो यहाँ ZnSO4 बन रहा है और कॉपर विस्थापित हो गया है, बाहर निकल गया है। 17वां प्रश्न है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम एवं एक एक कार्य लिखिए। उत्तर, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन यानी पाइथो हार्मोन्स पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रियाओं को नियमन करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य निम्न प्रकार से हैं। पहला, ऑक्सिन हार्मोन, यह वृद्धि हार्मोन है जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा, जिब्रेलिन हार्मोन, यह भी वृद्धि हार्मोन है, यह तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। 17वें प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है। एक प्रश्न 17वें में हम देख चुके हैं, ये दूसरा प्रश्न है अथवा के अंदर। अथवा के अंदर 2 प्रश्न हैं, इनमें से सिर्फ एक प्रश्न को ही हल करना है। मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। 3-3 अंक के ये प्रश्न हैं। उत्तर, अग्र मस्तिष्क के निम्न भाग हैं। पहला भाग है प्रमस्तिष्क, यह शरीर के मोटर की गतिविधि को नियंत्रित
और प्रेरित करता है, जो कि शरीर की गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, डाइएनसेफेलॉन, यह तंत्रिका तंत्र से संकेत प्राप्त करता है और संकेतों की व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 18, मेंडल के द्विसंकर के नियम को समझाइए। 3 अंक का प्रश्न है। उत्तर, 2 विकल्पी जोड़ों अर्थात 2 अलग अलग लक्षणों की वंशागति के अध्ययन हेतु मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग किए। इस प्रयोग में मेंडल ने 2 लक्षणों, बीज का रंग व बीज की आकृति का चयन करके उनके प्रभावी गोल पीले बीज एवं अप्रभावी झुर्रीदार हरे बीज जनकों के मध्य क्रॉस करवाया, जिससे प्राप्त F1 पीढ़ी के पौधों में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट हुए। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण से प्राप्त F2 पीढ़ी के पौधों में लक्षणों के प्रेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस पीढ़ी के कुछ पौधे लक्षणों के जनकीय संयोजन गोल पीले बीज व झुर्रीदार हरे बीज एवं कुछ पौधे अजनकीय संयोजन गोल हरे बीज व झुर्रीदार पीले बीज प्रकट करते हैं। अथवा के अंदर 18वां प्रश्न, मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। 3 अंक का प्रश्न है। अथवा में 2 प्रश्न हैं, उनमें से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। उत्तर, पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाली शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के 2 पौधे या जनकों के बीच संकरण करवाया जाता है तो उसकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण को ही प्रकट करते हैं, किंतु इनकी दूसरी पीढ़ी F2 के पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 1:2:1 में पृथक्करण हो जाता है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। प्रश्न संख्या 19, 3 अंक का प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दूसरा प्रश्न है, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? उत्तर पहले प्रश्न का, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की और कम दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटी तरंग दैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णित हुआ यह नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरे का उत्तर है, इंद्रधनुष वर्षा के बाद ही दिखाई देता है, क्योंकि वर्षा जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल से बूंद से निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के इस परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। 19वें प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? दूसरा है, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। 19वें प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर, टिंडल प्रभाव। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। कॉलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूसरा, तारों का टिमटिमाना। तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आँख तक पहुँचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है। इन परतों का घनत्व
ताप में परिवर्तन के कारण अनियमित रूप से बदलता रहता है, जिस कारण से अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता रहता है। अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं तथा हमारी आँख तक पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती रहती है, जिस कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगते हैं। अंतिम खंड है खंड द। 4 अंकों के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 20। पहला है अम्ल किसे कहते हैं। 20वें प्रश्न में दूसरा प्रश्न है क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, समझाइए। 20वें का पहले प्रश्न का उत्तर है अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। Zn + H2SO4 इनसे बनेगा ZnSO4 + H2। अथवा में एक प्रश्न है 20वें प्रश्न का। 20वें प्रश्न का पहला अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। दूसरा प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए 3 उपयोग लिखिए। 20वें का पहले प्रश्न का उत्तर है अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरे का उत्तर है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। विरंजक चूर्ण के उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन में, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। बी कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। सी पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। प्रश्न संख्या 21 अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए। सचित्र अर्थात चित्र के साथ समझाना है। चित्र आपके सामने बना हुआ है। उत्तर देख लेते हैं। अमीबा में पोषण। अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध कुदपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। 21वें प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न। पहला प्रश्न है 21वें में आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है। दूसरा प्रश्न है आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो। क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, समझाइए। जो पहला प्रश्न है ये 1 अंक का है, दूसरा है वो 3 अंक का है। कुल मिलाकर प्रश्न संख्या 21 4 अंक का है। उत्तर पहले का उत्तर है आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है आमाशय में अम्ल के 2 कार्य। ए इस अम्ल से कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। बी यह भोजन के कणों के पाचन में भी सहायक है। आमाशय में श्लेष्मा के स्राव नहीं होने की स्थिति में सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। इसलिए यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा तो आमाशय का आंतरिक आस्तर अम्ल द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 2 प्रश्न हैं इसके अंदर। पहला प्रश्न 1 अंक का है, दूसरा प्रश्न 3 अंक का है। दोनों मिलाकर के 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। उत्तर पहले का उत्तर है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है। विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, समय दिया है T 10 मिनट अर्थात सेकंड्स में बदलेंगे तो 10 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं तो 600 सेकंड हो गए।
आवेश Q हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी, बराबर I हो गया 0.5 इंटू टी है समय 600। इनको गुणा कर दिया तो आ जाएगा 300। इस तरह से आवेश Q हो जाएगा 300 कूलाम। 22वें प्रश्न का 8वां प्रश्न है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर 4 अंकों का प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ए, चालक की लंबाई L पर, बी, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी, प्रतिरोध के पदार्थ की प्रकृति तथा चालक का तापमान। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।